हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर आधारित है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नीट, जेआरएफ, एनबीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो जीवाणु से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एफ फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है काल फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है टीआई प्लाज्मिड और ऑप्शन नंबर डी है आर फैक्टर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये जो डी है आर फैक्टर ये सही हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका वर्णन पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्रीय या बाह्य केंद्रकीय वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एफ फैक्टर जनन प्लाज्मिड से संबंधित है, टीआई प्लाज्मिड यह ट्यूमर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड हैं, काल फैक्टर विष उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड हैं और आर फैक्टर यह एंटीबायोटिक औषधियों से प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले प्लाज्मिड हैं। दूसरा प्रश्न है, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एनिमेलिया जगत में, ऑप्शन नंबर बी है फंजाई जगत में, ऑप्शन नंबर सी है मोनेरा जगत में और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटिस्टा जगत में। तो आप सबको पता है आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांट दिया था, जिसमें से जो मोनेरा जगत था, ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं मोनेरा जगत में उन्होंने जीवाणुओं को, ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवालों को और माइकोप्लाज्मा आदि को जो है रखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी मोनेरा जगत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टी1 प्लाज्मिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोडोबैक्टर स्फेराइड्स में, ऑप्शन नंबर बी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, ऑप्शन नंबर सी है ई कोलाई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसमें जो है टी1 प्लाज्मिड पाया जाता है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो टी1 प्लाज्मिड होता है इस प्लाज्मिड का उपयोग जीन इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स हैं। ऑप्शन नंबर ए है नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी है विषाणु के प्रकार। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ ही क्या होता है? वो प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। तो इसका आप डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। हालांकि इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीनी इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। फिर से देखिए क्वेश्चन, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अभिरंजक है। ऑप्शन नंबर ए है एनिलीन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी है कॉटन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस्टल वायलेट और ऑप्शन नंबर डी है ट्राइपेन ब्लू। तो आपका उत्तर नंबर सी क्रिस्टल वायलेट यह सही हो जाएगा। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है क्रिस्टल वायलेट। आइए हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन? यह जो क्रिस्टल वायलेट है यह ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोट्राइकस, ऑप्शन नंबर बी है लोफोट्राइकस, ऑप्शन नंबर सी है एम्फीट्राइकस और ऑप्शन नंबर डी है पेरीट्राइकस। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 2021 में यह क्वेश्चन आ गया है, यानी आ चुका है।
तो आप सबको पता है जब जीवाणुओं के एक छोर पर कसाव का गुच्छा होता है तो वह जीवाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? वह जीवाणु कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें वैसे तो बी सही माना जाएगा, लोफोट्राइकस। क्या माना जाएगा सही? लोफोट्राइकस। लेकिन इसका एक उत्तर और होगा। आइए थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर सिफेलोट्राइकस होगा, परंतु यह इस विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प बी लोफोट्राइकस को उत्तर माना जा सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया यह जो लोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस ऑप्शन, यह जो देख रहे हैं आप लोफोट्राइकस ऑप्शन, यह जो है इसका सही उत्तर माना जा सकता है। आइए थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए जिन जीवाणुओं में एक सिरे पर एक फ्लैजेला होता है उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर दोनों सिरों पर जीवाणुओं के फ्लैजेला के गुच्छे हैं तो उन्हें लोफोट्राइकस कहते हैं। एक सिरे पर फ्लैजेला का गुच्छा है तो सिफेलोट्राइकस कहते हैं। दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला हो तो एम्फीट्राइकस कहते हैं। और जीवाणु की संपूर्ण सतह पर अगर फ्लैजेला हो तो उसे क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवाणु के फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम होता है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि एक जीवाणु के फ्लैजेला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी 9+0 होता है। कितना होता है? 9+0 होता है। आइए इसका थोड़ा सा हम वर्णन देखते हैं। देखिए जीवाणु में उपस्थित फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम 9+0 होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 9+2 क्रम होता है, जिसमें 9 सूत्र किनारे तथा 2 सूत्र बीच में व्यवस्थित होते हैं। जीवाणु व माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा जो एंटीबायोटिक शब्द था उसका प्रतिपादन सबसे पहले वाक्समैन ने किया था। किसने किया था? वाक्समैन ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एंटीबायोटिक शब्द वाक्समैन ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आप सबको पता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो बैक्टीरिया होता है वह दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को वह ले लेता है और लेके दलहनी फसलों को क्या करता है, फिर वह उसे दे देता है नाइट्रोजन को। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राइजोबियम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ दिया है राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में वास करता है तथा वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, जैंथोमोनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेब में फायर ब्लाइट रोग, ऑप्शन नंबर बी है आलू में विल्ट रोग, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रस कैंकर, ऑप्शन नंबर डी है येलो ईयर राट ऑफ गेहूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिट्रस कैंकर। क्या? सिट्रस कैंकर। जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा सिट्रस कैंकर रोग हो जाता है। यहाँ देखिए दिया है सिट्रस कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। यह एक दंड रूपी ग्राम निगेटिव व वायवीय जीवाणु है। इसमें केवल एक ध्रुवीय कसाव पाया जाता है। प्रत्येक जीवाणु की लंबाई लगभग 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होता है भोजन विषाक्तता यानी विषाक्त भोजन, मनुष्यों में रोग, पौधों में रोग, उपर्युक्त में सभी। तो देखिए जीवाणुओं से भोजन विषाक्तता भी होता है, मनुष्यों में रोग भी होता है, पौधों में भी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा
इसका वर्णन दिया है। जीवाणुओं द्वारा भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, मनुष्यों में रोग तथा पौधों में रोग होता है। भोजन जो विषाक्त होता है वह बाटुलिज्म नामक रोग होता है, जिसका कारक क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु है। मनुष्यों में हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पीलिया, निमोनिया आदि रोगों का कारण जीवाणु ही होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर, रिंग राटा, पोटैटो आदि का कारण कौन होता है? जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? ऑप्शन नंबर ए है साइनोबैक्टीरिया, बी है माइकोप्लाज्मा, सी है जीवाणु और डी है बैक्टीरियोफेज। तो आप सबको ये पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? भोजन की जो विषाक्तता है वह किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, ऑप्शन नंबर बी है साल्मोनेला टाइफोसा, ऑप्शन नंबर सी है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो भोजन की विषाक्तता होती है यानी फूड पॉइजनिंग वह क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा एक प्रकार की भोजन विषाक्तता यानी बाटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न होती है, जिसे बाटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेफिलोकोकस ऑरियस द्वारा उत्पन्न होती है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए, विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर विटामिन B12 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। तो आप सबको पता है जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया का स्थान होता है वह होता है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मीसोसोम। क्या होता है? मीसोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो साइनोबैक्टीरिया है वह कौन है? पहला है ऑप्शन नंबर ए सिलिंड्रोस्पर्मम, बी है आलोसाइरा, सी है आसिलेटोरिया और डी है नास्टाक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, आलोसाइरा। आलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। देखिए यहाँ दिया है, आलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि सिलिंड्रोस्पर्मम गन्ने तथा मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नास्टाक भी सहजीवी रूप में एंथोसिरास की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आसिलेटोरिया भी कुछ परिस्थितियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आलोसाइरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपी येल्लो है। पीपी येल्लो इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपी येल्लो है, ऑप्शन नंबर ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है नर्व सेल और ऑप्शन नंबर डी है प्लांट सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक कोशिका। पीपी येल्लो क्या है? पीपी येल्लो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखिए यहाँ दिया है, पीपी येल्लो माइकोप्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जिंडर एवं लेडरबर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन एवं क्रिक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है हर्शे एवं चेज द्वारा।
तो आप सबको पता है कि जीवाणुओं में जो कॉन्जुगेशन की खोज हुई थी वो हुई थी लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा। किसके द्वारा? लेडरबर्ग एवं टेटम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ देखिए दिया है जीवाणुओं में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु में की गई थी। अगला क्वेश्चन है डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, बी है फ्रोबीसर और ब्राउन ने, सी है एवरी और मैक्लियोड ने और डी है एम मैकार्टी ने। तो डिप्लोकाकस न्यूमोनी में जो रूपांतरण की खोज की गई थी वो की गई थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में एवरी, मैक्लियॉड तथा मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता? ए ऑप्शन है प्रोटीएजेज, बी है आरएनएज, सी है डीएनएज और डी है ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, प्रोटीएजेज और आरएनएज। ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को क्या करते हैं? प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज तथा आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएजेज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते, जबकि डीएनएज रूपांतरण का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में विषैला यानी वायरुलेंट स्ट्रेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एस स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी है आर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी है एम स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी है के स्ट्रेन। तो देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? एस स्ट्रेन। आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग में विषैला स्ट्रेन यस स्ट्रेन कहलाता है, जबकि अविषैले स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? आर स्ट्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एस स्ट्रेन आपका सही हो जाएगा।